हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 1 कंटिन्यू करें। आज हम लोग देखेंगे फ्रांस में आतंक का राज। फ्रांस में आतंक का राज। अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से फ्रांस में लुई खानदान का शासन था। लुई खानदान का लुई 16वां वहां पर किस तरह से शासन कर रहा था। उसके शासन का अंत हुआ, यानी कि राजतंत्र था फ्रांस में, उस राजतंत्र का अंत हुआ और वहां बना संवैधानिक राजतंत्र। फिर उस संवैधानिक राजतंत्र का भी अंत हुआ और वहां पर जैकोबिन क्लब्स की सरकार बनी, गणतंत्र का गठन हुआ। यानी कि फ्रांस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र और फिर संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र बना और गणतंत्रात्मक जो फ्रांस था वहां पर जैकोबिन क्लब्स की सरकार बनी। उनके द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार वहां पर शासन शुरू हुआ। पर जैकोबिन क्लब्स के द्वारा जो शासन पद्धति लाई गई थी वो शासन पद्धति एक व्यक्ति केंद्रित था, यानी कि कार्यपालिका जो थी वो एक व्यक्ति के तरफ केंद्रित थी और यही उसकी खामी थी, यही उसकी सबसे बड़ी कमी या कमजोरी या बुराई कहें वो थी कि सरकार एक व्यक्ति केंद्रित थी। सरकार की कार्यपालिका एक व्यक्ति केंद्रित थी और एक व्यक्ति के ऊपर अगर पूरी की पूरी सरकार केंद्रित रहेगी, अगर वह व्यक्ति ईमानदार है, सही है, सभ्य है, तो जाहिर सी बात है देश में शासन बिल्कुल सुशासन रहेगा, अच्छा शासन रहेगा, सभी उससे खुश रहेंगे। लेकिन अगर वह एक व्यक्ति निरंकुश हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, आवश्यकता से अधिक अगर सख्त हो गया, क्योंकि कहा जाता है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बुरी होती है। तो अगर वो व्यक्ति वैसा निकला, उसने किसी भी चीज को एक्सेस इंपॉर्टेंस दे दिया, तो लोग नाखुश हो जाएंगे और फिर एक और बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फ्रांस में ऐसा ही कुछ हुआ। फ्रांस में गणतंत्र तो हो गया, यानी कि राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र लुई 16 और उसके परिवार के खात्मे के बाद, और लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार बनी, जैकोबिन क्लब्स की सरकार बनी थी जो कि एक व्यक्ति केंद्रित थी। और वही सरकार आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आता है जब शासन की बागडोर रोबेस्पियर के हाथ में आती है, यानी कि गणतांत्रिक फ्रांस में जो गणतांत्रिक सरकार बनती है, उस सरकार का जो मुखिया है, सरदार है, वो बनता है रोबेस्पियर। और रोबेस्पियर का जो शासन वहां पर स्थापित होता है, क्योंकि एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार है तो जाहिर सी बात है कि रोबेस्पियर का ही शासन वहां पर स्थापित होगा। तो रोबेस्पियर का शासन स्थापित होता है, उसका शासन चलता है, लेकिन रोबेस्पियर का शासन सख्त शासन निकला। वो हर चीज को सख्ती से लागू करता था और यहीं पर चूक हो गई। और फिर उसने अपने सख्त शासन की वजह से जो शासन लागू किया, उसी शासन को कहते हैं फ्रांस के लिए आतंक का राज। खासकर 1793 से लेकर के 1794 के बीच में जो शासन रोबेस्पियर ने फ्रांस में चलाया, जो गणतांत्रिक सरकार का नेतृत्व किया, उसको आतंक का युग कहते हैं। उस राज को आतंक का राज कहते हैं फ्रांस के लिए। आइए जानते हैं कि किस तरीके से रोबेस्पियर का जो शासन था वह एक सख्त शासन था और उस सख्त शासन में क्या कुछ हुआ। रोबेस्पियर गणतंत्र के लिए कुछ लोगों को शत्रु मानता था और वाकई सचमुच वो गणतंत्र के शत्रु थे भी। वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस में
गणतंत्रात्मक सरकार रहे, वो वापस पुरानी पद्धति पर, वापस राजशाही में राजतंत्र की तरफ वो वापस लौटना चाहते थे। वो गणतंत्र का विरोध करते थे। यह बात बिल्कुल सच है। तो इस तरीके से गणतंत्र के दुश्मन, गणतंत्र के विरोधी, गणतंत्र के शत्रु कौन कौन थे? तो कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग के लोग थे, और जैकोबिन क्लब्स को छोड़ करके बाकी जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थे, अन्य राजनीतिक दल थे, उनके नेता लोग थे गणतंत्र के विरोधी। जबकि रॉबेस्पियर जो था वो गणतंत्र का बिल्कुल समर्थक था, शुद्ध समर्थक था। उसके जो पार्टी थी जैकोबिन्स क्लब, वो भी शुद्ध समर्थक गणतंत्र के थे। इसलिए रॉबेस्पियर कुलीन वर्ग के लोगों को, पादरी वर्ग के लोगों को, अन्य राजनीतिक दल के लोगों को गणतंत्र का दुश्मन मानता था, अपना दुश्मन मानता था, फ्रांस का दुश्मन मानता था, देश का दुश्मन मानता था, उनको देशद्रोही मानता था। और इसीलिए उसके सरकार में ऐसे गणतंत्र के विरोधियों को, गणतंत्र के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को गिरफ्तार किया जाने लगा, उनको जेल में भेजा जाने लगा, उनके ऊपर अदालतों में मुकदमा चलाया गया और अदालतों ने उन्हें सचमुच देशद्रोही पाया, देश का, फ्रांस का दुश्मन करार दिया, उनको दोषी करार दिया और फिर उन सभी को गिलोटिन किया गया। गिलोटिन एक मशीन थी, जिस मशीन में इधर एक खंबा होता था, इधर एक खंबा होता था, दोनों खंभों के बीच में एक आरा होता था और मशीन से, पावर से वो आरा चलता था। इस मशीन का नाम गिलोटिन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो आविष्कारक थे वो डॉक्टर गिलोटिन थे। अब इसमें दोषियों को क्या किया जाता है? उन दोनों ही खंभों के बीच जहां आरा होता था उसके बीच में लोगों को खड़ा किया जाता था इस तरीके से ताकि उनकी जो गर्दन आए वो आरे के सामने पड़े और फिर मशीन को चालू कर दिया जाता था। वो आरा चलता था और गर्दन को काट देता था, यानी कि शरीर से सर अलग और ये धड़ अलग, और वहीं पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो इस तरह की सजा रॉबेस्पियर के शासन काल में गणतंत्र के विरोधियों को दिया गया, यानी कि कुलीन वर्ग के लोगों को, पादरी लोगों को, अन्य राजनीतिक दल के लोगों को, सबको ने, जिनको वो मुकदमे में अदालतें दोषी करार करते थे, जिनको मानते थे कि हाँ ये सचमुच फ्रांस के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, गणतंत्र के दुश्मन हैं, उनको ही गिलोटिन किया जाता था। ये सख्त सजा उनको दी जाती थी। इसके अलावा रॉबेस्पियर की सरकार ने क्या किया? मजदूरी की अधिकतम सीमा तय कर दी कि इससे ज्यादा मजदूरी की मांग कोई नहीं कर सकता, कोई मजदूर नहीं कर सकता। कीमतों का अधिकतम सीमा तय कर दी। कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यापारी हर वस्तु की जो अधिकतम कीमत तय थी उससे ज्यादा कीमत वो वसूल नहीं कर सकते थे। ऐसा करने का अर्थ था कि उन सबको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसके अलावा आम जनता के लिए गोश्त पाव रोटी की राशनिंग की गई। जैसे हमारे यहाँ पर आपके पास राशन कार्ड होगा, बहुतों के पास राशन कार्ड होगा और राशन कार्ड के आधार पर उसमें जितने व्यक्तियों की चर्चा और उन व्यक्तियों के आधार पर जितना कुछ इकाई चावल या गेहूं या चीनी या अन्य सामग्री पड़ता है वो सारी चीज़ें आपको सरकारी राशन की दुकान से मिलती है, जिसको अपने यहाँ पर हमारे बिहार में टेढ़ भाषा में डीलर कहते। तो आप डीलर के यहाँ से अपने राशन कार्ड के आधार पर राशन उठाते हैं जो सरकारी दर पर बड़े सस्ते में मिलती है। ठीक उसी तरह रॉबेस्पियर की सरकार ने भी अपने देश में, फ्रांस में उसने क्या किया? गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग की, यानी कि वहां पर राशन कार्ड पर वहां के लोगों को सरकारी राशन की दुकान से बेहद सस्ते में सरकारी दर पर खाने के लिए गोश्त यानी कि मांस और पाव रोटी मिलने लगी। ये काम उसने किया। उसके अलावा किसान जो थे सरकारी कीमत पर ही अपने अनाज को बेचने के बाध्य थे। सरकार ने
हर फसल की, हर अनाज की कीमत तय कर दी। किसान अपने अनाज को गांव में या शहर में या बाजार में ले जाकर के उसी कीमत पर बेच सकते थे जो कीमत सरकार के द्वारा तय कर दी गई थी, यानी कि उसी कीमत पर, सरकारी कीमत पर ये बेचने के लिए बाध्य थे। ये अपने हिसाब से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकते थे। करने का अर्थ था सख्त से सख्त सजा। इसके अलावा जो महंगे सफ़ेद आटे का इस्तेमाल हो रहा था फ्रांस में, वहाँ के जो अमीर लोग थे, जमींदार लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग, पादरी वर्ग के लोग, ये सारे लोग महंगा आटा इस्तेमाल करते थे, सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते थे। उस महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी रॉबेस्पियर के सरकार ने, यानी कि फ्रांस का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों नहीं हो, चाहे वो किसान वर्ग का हो, कुलीन वर्ग का हो, पादरी वर्ग का हो, अधिकारी वर्ग का हो, व्यवसायी वर्ग का हो, मजदूर वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का वो क्यों नहीं हो, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, अमीर वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति महंगे सफेद आटे का इस्तेमाल नहीं करेगा। उस पर रोक लगा दी गई और यह कहा गया कि फ्रांस के सारे नागरिक एक समान है, एक बराबर है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई मध्यम वर्ग का नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई मध्य नहीं है, सभी एक बराबर है। तो हर मायने में सबके लिए बराबरी होनी चाहिए और उसे बराबरी को, समानता को लाने के लिए उसने सभी नागरिकों के लिए समता रोटी की व्यवस्था की। समता का अर्थ था बराबरी, समता रोटी की रॉबेस्पियर सरकार ने व्यवस्था की। ये जो समता रोटी थी वो साबुत गेहूं से बनाई गई रोटी होती थे और ये रोटी ही सब किसी को खाना था। फ्रांस के हर एक नागरिक को यही समता रोटी खा करके अपना पेट पालना था, अपना जीवन जीना था, ताकि सभी में बराबरी आ जाए। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब एक बराबर है, सब एक जैसा खाना खाते हैं, सब समता रोटी खाएंगे। तो वो रॉबेस्पियर की सरकार लेकर के आई। इसके अलावा सिर्फ खाने में ही बराबरी नहीं रखी गई, नियम और कानूनों में ही बराबरी नहीं रखी गई, कीमतों में ही बराबरी नहीं रखी गई, मजदूरी में ही बराबरी नहीं रखी गई, यहाँ तक कि बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी लाई गई। आपने यहाँ पर देखा मजदूरी की एक सीमा तय की गई, ये भी सभी में बराबरी लाने के लिए, समता लाने के लिए। कीमतों का अधिकतम सीमा तय की गई, यह भी बराबरी और समता लाने के लिए किया गया। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग की गई, यह भी समता लाने के लिए किया गया ताकि सबको गोश्त और पाव रोटी खाने के लिए मिले। किसान को एक कीमत दी गई, उसी कीमत पर वो अपने अनाज गांव में, शहर में, बाजार में बेचने के लिए विवश थे, मजदूर थे, मजबूर थे, बाध्य थे। यह भी बराबरी, समता का अधिकार ही देने के लिए ऐसा किया गया। और महंगे सफ़ेद आटे पर जो रोक लगाया गया वह भी इसी को ध्यान में रख करके कि लोगों के बीच में, फ्रांस के सभी नागरिकों के बीच में बराबरी है, समता का भाव है। और समता रोटी तो खैर इसीलिए आई थी और नाम भी रख दिया गया था उस रोटी का, समता रोटी, यानी कि बराबरी का रोटी। आप सब एक बराबर हैं तो एक जैसा भोजन करिए। तो बोल चाल और संबोधन में भी बराबरी का हिसाब रखा गया, यानी कि पहले सर और मैडम जैसे जो शब्दों का प्रयोग होता था उसको हटा दिया गया और सबको एक जैसे शब्द, यानी कि उच्च वर्ग के लिए, नीच वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, चाहे वो कुलीन वर्ग के लोग हो, पादरी वर्ग के लोग हो या फिर आम जन हो, सबके लिए संबोधन के लिए पुरुषों के लिए एक शब्द और महिलाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग होने लगा, यानी कि बोलचाल और संबोधन में भी एक जैसे शब्द, एक जैसी भाषा का प्रयोग होने लगा। इसको भी ये ध्यान में रखकर किया गया कि इस फ्रांस के सभी नागरिकों के बीच में समानता है। अगर आप फ्रांसीसी हैं, फ्रांस के नागरिक हैं, तो आप सब एक समान हैं, एक बराबर है। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई मध्यम वर्ग का नहीं है, सब एक जैसे हैं। सबकी एक ही पहचान है कि वो फ्रांस के नागरिक हैं, वो फ्रांसीसी हैं। इसके अलावा उसने क्या किया, सभी चर्चों को बंद करवा दिया रॉबेस्पियर की सरकार ने, और चर्च के जो भवन थे उन भवनों को बैरक और दफ्तर में बदल दिया गया। कुछ भवनों को बैरक में बदला गया, कुछ को दफ्तर में बदला गया। बैरक का अर्थ होता है जहां पर मिलिट्री को रखा जाता है, उनको रहना, खाना,
पीना, ट्रेनिंग वगैरह सारे बंदोबस्त किए जाते हैं सैनिकों के लिए, उस जगह को कहते हैं बैरक। तो चर्च के कुछ भवनों को बैरक में बदल दिया गया और कुछ भवनों को दफ्तर यानी कि ऑफिस में, कार्यालय में बदल दिया गया और चर्च को बंद कर दिया गया। इस तरह के जो सुधार रॉबेस्पियर की सरकार ने किए, सख्ती से किए, सख्त नियम बनाए, एक नजरिए से देखें तो उसने बहुत बहुत अच्छा किया, पर दूसरे नजरिए से देखें तो वही वाली बात है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज बुरी होती है। और यही साबित हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके विरोधी तो विरोध करते ही थे, उसके समर्थक भी अब त्राही त्राही करने लगे, वो भी उस सख्ती से दुखी हो गए, नाराज हो गए, परेशान हो गए। यानी कि पूरा फ्रांस के सारे नागरिक, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग अब इस रॉबेस्पियर की सरकार के खिलाफ हो गए, रॉबेस्पियर के खिलाफ हो गए, उससे दुखी हो गए, उससे नाराज हो गए, उससे गुस्सा हो गए और इस सरकार को बदलने के बारे में अब फिर सारे लोग सोचने लगे। इससे तंग आकर के क्या किया गया, जुलाई 1794 में न्यायालय में रॉबेस्पियर के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे में न्यायालय ने, कोर्ट ने रॉबेस्पियर को दोषी पाया, मानवता का दोषी पाया और कई सारी चीजों का दोषी पाया, जिसकी वजह से अदालत ने उसको मृत्यु दंड दिया। और अदालत के इसी फैसले के आधार पर रॉबेस्पियर को सेना ने गिरफ्तार किया और उसको भी गिलोटिन कर दिया। यानी कि वही आरे वाली मशीन में खड़ा करके रॉबेस्पियर के भी सर को उसके धड़ से अलग करके उसको मार दिया गया। और इस प्रकार से जैकोबिन सरकार का यहां पर पतन हो गया। एक ऐसी सरकार जो एक व्यक्ति केंद्रित थी। अगर यह सरकार एक व्यक्ति केंद्रित नहीं होती तो इस तरह की कहानी नहीं होती जो अभी हुई है, इस तरह की सख्ती नहीं होती। सबको मिला जुला करके एक ऐसा मार्ग अपनाया जाता ताकि सभी खुश रहते और इस तरह का विरोध नहीं होता, आम जनता में भी त्राही त्राही नहीं होती। खैर, अब उस सरकार का पतन हो गया। अब बारी थी वहां पर नए ढंग से इनकी बुराइयों को, इस रॉबेस्पियर की सरकार के, इनके जैकोबिन क्लब्स की जो सरकारें थी, उनकी बुराइयों को दूर करते हुए एक नए तरह से शासन स्थापित फ्रांस में किया जाए। और वही किया गया कि मध्य जो वर्ग था उसके संपन्न तबके के पास अब सत्ता आ गई। यानी कि निम्न वर्ग नहीं, उच्च वर्ग नहीं, जो मध्य वर्ग था, और मध्य वर्ग में भी जो संपन्न थे, धनी थे, उन लोगों के पास सत्ता आ गई। वो लोग चुनाव में भाग लिए, वे चुनाव जीते, उन्होंने सरकार बनाई और फिर उन्होंने फ्रांस के लिए नया संविधान बनाया। जैकोबिन क्लब्स ने जो संविधान इस्तेमाल किया था उस संविधान को हटा दिया गया। अब फ्रांस के लिए नया संविधान बनाया गया और उस नए संविधान में संपत्तिहीन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी कि वे लोग चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जिनके पास धन नहीं था। जो गरीब थे, जो निर्धन थे, वो चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे। उनको मताधिकार तो दिया ही नहीं गया, मताधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। सिर्फ वही लोग चुनाव में वोट डाल सकते थे जो धनी थे, जो संपन्न थे। और इस नए संविधान के अनुसार वहां पर सरकार चलाने के लिए 2 विधान परिषदों का प्रावधान रखा गया। 2 विधान परिषदें होंगी और फिर ये 2 विधान परिषदों के सदस्य मिल करके, इन 2 विधान परिषदों के सदस्य मिल करके 5 सदस्यों को चुनेंगे और उन 5 सदस्यों को मिला करके एक कार्यपालिका बनेगी। कार्यपालिका का गठन होगा और उस कार्यपालिका का नाम होगा डायरेक्टरी। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं आपको, नए संविधान के हिसाब से सरकार चलाने के लिए 2 परिषदों का प्रावधान किया गया। इन 2 परिषदों के सदस्यों के लिए
चुनाव होता था, जिस चुनाव में सिर्फ अमीर लोग वोट डालते थे, गरीब लोग, संपत्तिहीन लोग वोट नहीं डालते थे। और जब सदस्य चुनकर आते थे तो वो विधान परिषदों का गठन होता था। विधान परिषदों के गठन होने के बाद दोनों ही विधान परिषदों के सदस्य मिलकर के अपने ही सदस्यों में से 5 सदस्य वो चुनते थे जो उनके हिसाब से सरकार चलाने के लायक थे। ऐसे 5 लोगों को चुनते थे और 5 लोगों को मिला करके एक कार्यपालिका का गठन होता था। उस कार्यपालिका का नाम था डायरेक्टरी। यानी कि अब यहां पर जो सरकार हो गई वो एक व्यक्ति केंद्रित नहीं, 5 व्यक्ति केंद्रित हो गए। जैकोबिन क्लब्स की सरकार में एक व्यक्ति केंद्रित सरकार थी, यानी कि सरकार का मुखिया एक व्यक्ति था। वो एक व्यक्ति अपने हिसाब से पूरी सरकार को चलाता था, जैसे कि रॉबेस्पियर ने किया। हमने उसकी पूरी कहानी में देखा। अब यहां पर एक व्यक्ति नहीं, वो सरकार 5 व्यक्ति केंद्रित हो गई। यानी कि डायरेक्टरी में शामिल, कार्यपालिका में शामिल ये 5 सदस्य मिल करके फैसला लेंगे। जाहिर सी बात है कि इस बार जब फैसले आएंगे वो उतने सख्त नहीं होंगे। ये 5 के 5 तो कभी निरंकुश हो नहीं सकते। अगर 1-2 निरंकुश भी होंगे तो बाकी उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। यानी कि जो निर्णय आएगा वो उतना सख्त नहीं होगा, उतना निरंकुश नहीं होगा जितना कि एक व्यक्ति केंद्र सरकार में हो सकता था। इसके अलावा चूंकि इस कार्यपालिका का 5 सदस्यों वाली जो कार्यपालिका थी, डायरेक्टरी थी, इसका गठन कहां से होता था? विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा ही होता था। और विधान परिषद के दोनों ही विधान परिषद के सदस्य मिलकर इनका चुनाव करते थे और अपने ही लोगों में से, यानी कि जो लोग उन 2 विधान परिषदों में चुन करके गए थे उनमें से ही 5 व्यक्तियों को जो कार्यपालिका के लायक समझा था उनको चुन करके कार्यपालिका बनाई जाती थी, डायरेक्टरी बनाई जाती थी। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये जो कार्यपालिका थी, ये डायरेक्टरी थी, यह विधान परिषद के लिए जिम्मेवार थी, उसके लिए जवाबदेह थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके प्रति बनती थी। यहाँ उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाता था, उनको क्वेश्चन किया जाता था कि दोनों ही विधान परिषदें उनको कंट्रोल करते थे, उनको नियंत्रित करते थे। और फिर यही चीज अब फ्रांस के लिए फिर से बुराई बन गई। क्यों बुराई बन गई? कि अब अक्सर डायरेक्टरी के जो 5 सदस्य थे उनमें और इन दोनों विधान परिषदों के सदस्यों में टकराव होता था। डायरेक्टरी कुछ और फैसला लेती थी जिस फैसले को विधान परिषदें, दोनों विधान परिषदें नामंजूर कर देती थी, या 2 में से एक अगर मंजूर करती थी तो दूसरे विधान परिषद नामंजूर कर देती थी। और जो विधान परिषदें कहती थी उसको डायरेक्टरी वाले लोग, डायरेक्टरी में शामिल 5 सदस्य लोग उसको नामंजूर कर देते थे। और इस तरीके से ना तो डायरेक्टरी का फैसला विधान परिषदों को मंजूर था, ना विधान परिषदों के जो फैसले होते थे, सुझाव होते थे, वो डायरेक्टरी को पसंद होता था। और इस तरीके से डायरेक्टरी और विधान परिषदों के बीच में टकराव शुरू हो गया। और ये टकराव धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, क्योंकि सबसे अधिक पावर विधान परिषदों के पास थी, क्योंकि विधान परिषद ही डायरेक्टरी के 5 सदस्यों का चुनाव अपने ही सदस्यों में से करते थे। इसलिए जब टकराव बढ़ता था तो दोनों विधान परिषदें मिलकर डायरेक्टरी को भंग कर देती थी और फिर नए 5 सदस्यों को चुन करके नया डायरेक्टरी बनाते थे। और इस तरीके से वहां पर राजनीति में उथल पुथल चलता रहता था। यानी कि फ्रांस की राजनीति में हमेशा अस्थिरता बनी रहती थी, स्थिरता कभी भी नहीं आती थी। फ्रांस की राजनीति में जो अस्थिरता बनी, इसी अस्थिरता के माहौल ने फ्रांस में एक नए युग के लिए अवसर प्रदान कर दिया। उसने वहां के सेनाध्यक्ष, सेना का जो प्रमुख मुखिया था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको मौका दे दिया सैनिक तानाशाह लाने के लिए। और इस तरीके से इस वाली सरकार की वजह से जो राजनीतिक स्थिरता फ्रांस में पैदा हुई, उसने मौका दिया नेपोलियन बोनापार्ट को, जो कि फ्रांस की सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष था,
वहाँ की सेना का सबसे बड़ा मुखिया था, सेना जिसके मुट्ठी में थी, जिसके इशारों पर काम करती थी, नेपोलियन बोनापार्ट, उसको मौका दे दिया फ्रांस में सैनिक तानाशाह लागू करने के लिए। और धीरे धीरे मौका पाते ही नेपोलियन बोनापार्ट ने इस सरकार को खत्म कर दिया, इस सरकार को गिरा दिया और फ्रांस से लोकतंत्र का खात्मा कर दिया और फ्रांस में सैनिक तानाशाह वो बन बैठा, सैनिक तानाशाही लागू कर दिया और वहां से नेपोलियन बोनापार्ट का राज शुरू हो गया फ्रांस में। तो इस तरीके से अभी तक हमने पूरी कहानी में यह देखा कि पहले फ्रांस में क्या था, राजतंत्र था, काफी लंबे समय से राजतंत्र चला आ रहा था। लुई खानदान के जो वंशज थे वो शासन करते चले आ रहे थे। उसका अंतिम शासक लुई 16वां था, लुई 16 था, जिसने उस राजतंत्र का नेतृत्व किया फ्रांस में। जब लुई 16 का शासन चल रहा था तभी फ्रांसीसी क्रांति हुई और उस क्रांति की बदौलत लुई 16 को झुकना पड़ा था और फिर नेशनल असेंबली में जो संविधान बनाया था उस संविधान को स्वीकार करना पड़ा था। और इस तरीके से लुई 16 के शासन काल में ही फ्रांस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बना, यानी कि राजा लुई 16 बना रहा लेकिन नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार वो शासन करता रहा। लेकिन बाद में लुई 16 को ही मार दिया गया, उसके परिवार को खत्म कर दिया गया और राजतंत्र का पूर्णतः खात्मा कर दिया गया फ्रांस में। और वहां पर जैकोबिन क्लब्स ने गणतंत्र की स्थापना कर दी और इस तरीके से फ्रांस गणतंत्र बना। लेकिन जैकोबिन क्लब्स के सरकार में ही रॉबेस्पियर ने इस तरह से आतंक का राज कायम किया कि उसका भी खात्मा हुआ और फिर उसके बाद एक और गणतंत्र आया, जो गणतंत्र इस तरह का था, मध्य वर्ग के संपन्न लोगों का था। लेकिन इसमें जो बुराई थी कि विधान परिषद और डायरेक्टर के बीच का टकराव, उसने फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की और उसी राजनीतिक अस्थिरता ने यहाँ से गणतंत्र का हमेशा के लिए खात्मा करवा दिया और नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सैनिक तानाशाही लागू करवा दिया फ्रांस में। यानी कि फ्रांस राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बना, फिर गणतंत्र बना, फिर सैनिक तानाशाही हो गया वहां पर। फिर इसके आगे की कहानी क्या है यह हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।